टर्नओवर एक्टिविटी रेशियोज में नेक्स्ट रेशियो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। पहले का हमने करा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। efficiency with which we are managing our trade receivables। इन्वेंट्री को किससे कंपेयर किया था, आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ? बोलो, जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला था तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ से कंपेयर करके निकाला था या आरएफओ? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, बिकॉज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is less, normally it is the cost। तो इन्वेंट्री किससे कंपेयर करनी चाहिए, कॉस्ट से। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं कि जिनको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा था और उनसे अभी पैसे लेने हैं। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल आर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को किससे कंपेयर करना चाहिए, कॉस्ट या आरएफओ? इनको हम कॉस्ट पे बेचेंगे या सेलिंग प्राइस पे? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट का मतलब नहीं है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। टोटल आरएफओ लेना चाहिए या सिर्फ क्रेडिट आरएफओ? ट्रेड रिसीवेबल्स को किससे कंपेयर करना चाहिए, टोटल आरएफओ या सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आरएफओ? क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ। जो आपने सामान कैश पे बेचा है वो पैसे तो आ चुके हैं, वो तो ट्रेड रिसीवेबल्स में हो ही नहीं सकते, तो वो उससे आपका कलेक्शन पीरियड थोड़ी ना जज हो सकता है। तो डू नॉट कंसिडर कैश आरएफओ एंड वी टेक आरएफओ इनटू कंसिडरेशन, नॉट कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स नहीं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स से मतलब है। ट्रेड रिसीवेबल्स को कंपेयर करेंगे क्रेडिट सेल्स से। ध्यान से देखना, trade receivables is the amount receivable against goods sold or services rendered in the normal course of business। जिस चीज में आप डील करते हो, एसेट्स की बात नहीं हो रही। इन अदर वर्ड्स, अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग against sale of goods or services, they are termed as trade receivables। they include both debtors and bills receivable। trade receivables turnover ratio, तो फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को किससे कंपेयर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आरएफओ। तो आरएफओ माइनस कैश सेल्स। तो क्रेडिट आरएफओ कैसे आ जाएगा, आरएफओ माइनस कैश सेल्स। तो आरएफओ क्या होता है, नेट सेल्स तो ऑलरेडी आ गई, तो जो भी टोटल सेल्स हैं, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स माइनस कैश सेल्स, तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ कैसे निकालेंगे, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके। Trade receivables turnover ratio establishes the relationship between credit RFO, that is the net credit sales, and average trade receivables। Average trade receivables, opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2। अब trade receivables में तो debtors भी आते हैं और bills receivable भी आते हैं। opening trade receivables क्या होंगे, opening debtors plus opening bills receivable। closing ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। ध्यान से देखना, फॉर्मूला में आपको आराम से दोबारा लिख के दिखाता हूं। क्या निकाल रहे हैं हम, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट आरएफओ क्या होता है, आरएफओ माइनस कैश आरएफओ। आरएफओ क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, नेट सेल्स ही होता है आरएफओ। कैश आरएफओ क्या हुआ, आपकी
कैश सेल्स, क्रेडिट आरएफओ क्या हुआ आपकी, क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल। ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, तो ध्यान से देखना, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप करेंट रेशियो निकाल रहे थे या लिक्विड रेशियो निकाल रहे थे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में से, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करते थे, क्योंकि वहां पर्पस था कि हमारे पास कितने फंड्स हैं अपनी इमीडिएट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। यहाँ पर्पस वो नहीं है, यहाँ है कि जो आपने सामान बेचा, कलेक्शन स्पीड क्या है आपकी, कितनी बार वो पैसा रोटेट हुआ, सामान क्रेडिट पे बेचा पैसे आए, फिर क्रेडिट पे बेचा फिर पैसे आए। तो आपको तो टोटल सेल्स चाहिए, यहाँ प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं है, तो ग्रॉस डेटर्स आएंगे, नेट ऑफ प्रोविजन नहीं। बी वेरी वेरी केयरफुल। When trade receivables turnover ratio is computed, it should be kept in mind that provision for doubtful debts is not deducted. It is not deducted from trade receivables. Since the purpose is to calculate the number of days for which sales are tied up, कितना टाइम लग रहा है आपको अपने पैसे कलेक्ट करने में, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डेटर्स। तो ध्यान रखना, प्रोविजन माइनस नहीं करेंगे जब ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, जब करेंट रेशियो निकालते थे तब करना था, यहां नहीं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, पर्पस क्या है, दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर इन अ ईयर। आज मैंने मतलब फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 1 रुपए टाइड अप होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में, और आप उनसे 1 रुपए ब्लॉक करके 5 रुपए की क्रेडिट सेल्स जनरेट कर पाए पूरे साल में 5 टाइम्स। कह रहे ऐसे कैसे, कह रहे 1 रुपए का सामान क्रेडिट पे बेचा, पैसा दिया उन्होंने, फिर क्रेडिट पे बेचा मैंने, फिर उन्होंने पैसा दिया। तो टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा उतनी फास्ट आपकी रोटेशन स्पीड। It shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalents, and shows the efficiency in collection of amounts due against trade receivables. A high ratio is better since it shows that debts are collected more promptly. A lower ratio shows inefficiency in collection और इंक्रीज क्रेडिट पीरियड, कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं अपना रिकवरी कराने में, तो मोर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स देन रिक्वायर्ड, मतलब आपने अपना पैसा ब्लॉक कर रखा है डेटर्स में, कलेक्शन स्पीड आपकी बहुत स्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है, क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट आरएफओ में ध्यान रखना है, आरएफओ इज ऑलरेडी नेट सेल्स, उसमें से कैश आरएफओ माइनस कर दो। Average trade receivables, opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2. Trade receivables में debtors भी आएंगे और bills receivable भी आएंगे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सुना, do not deduct provision for doubtful debts। बेसिकली उनको कंसिडर ही नहीं करना, डाउटफुल डेट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स while calculating trade receivables turnover ratio। तो क्या करा हमने, ये ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का एक छोटा भाई है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का एक छोटा भाई है, साथ में ही करेंगे उसके, ध्यान से देखना। तो ये लगा लो आपका था 2.1, अब जो है डेट कलेक्शन पीरियड वो 2.2, मतलब टर्नओवर रेशियो नंबर 2 का पहला पार्ट था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, दूसरा पार्ट बड़ा ही मजेदार, डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड, बड़ा ही काम की चीज है ये। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ने हमें क्या बताया, हमारी रोटेशन स्पीड ऑफ डेटर्स, कितनी बार पैसा रोटेट हुआ क्रेडिट सेल्स में जो ब्लॉक। डेट कलेक्शन पीरियड उसका और रिफाइंड वर्जन है, वो ये बताता है कि आज अगर मैं कुछ सामान क्रेडिट पे बेचूं तो कितने दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे मिल जाएंगे, आज अगर मैं क्रेडिट पे सामान बेचूं तो कितने दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे, डेट कलेक्शन पीरियड। ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है डेट कलेक्शन पीरियड का, डेट कलेक्शन पीरियड also known as average collection period। कह रहे आप किस में निकालना चाहते हो, डेज में निकालना चाहते हो या वीक्स में निकालना चाहते हो या मंथ्स में निकालना चाहते हो। अगर डेज में निकालना चाहते हो तो डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वीक्स में निकालना चाहते हो तो वीक्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, मंथ्स में निकालना चाहते हो तो मंथ्स। एक साल में कितने डेज होंगे अगर वो कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो हम 365 लेंगे, वीक्स कितने लेंगे 52, और मंथ्स तो आपको पता ही है 12। अगर वो खुद बोल देगा कि कंसिडर 360 डेज तो उन्होंने बोल दिया ना, कुछ मेंशन नहीं है तो 365 डेज। ध्यान से सुनना, कहना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल, if trade receivables turnover ratio is 5 times, calculate average collection period। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो तो आपको निकालना आना ही चाहिए, उसके बाद ही ये चीज हो सकती है, बट बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर डेज में निकाल रहा हूं मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो डेज कितने होते हैं 365, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो क्या हो जाएगा 735, तो क्या आया आंसर 73 डेज। इसका मतलब आज अगर आप क्रेडिट पे सामान बेचोगे तो 73 डेज के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा। ऑन एन एवरेज आपको 73 डेज लगते हैं, स्लो है काफी आपकी कलेक्शन स्पीड। यही अगर आप वीक्स में निकाल रहे होते तो क्या हो जाता 52/5, तो क्या हो जाता 5 1 5 50, 10.4 वीक्स। अगर मंथ्स में निकाल रहे होते तो कितने महीने लगते हैं आपको कलेक्शन में 12/5, 2.4 मंथ्स। आज अगर सामान बेचोगे तो 2.4 मंथ्स के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा। तो कुछ मेंशन नहीं है तो हमेशा हमें डेट कलेक्शन पीरियड डेज में निकालना चाहिए। अगर उन्होंने बस बोला ना कैलकुलेट डेट कलेक्शन पीरियड तो डेज में निकालना। दो रेशियो सीखे, एक ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और एक सीखा डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या है, डेज में है तो डेज अपॉन डेटर, वीक्स में है तो वीक्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, मंथ्स में है तो मंथ्स मतलब 12 डेज 365, वीक्स 52 और मंथ्स 12। इंपॉर्टेंट है दोनों ही रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और डेट कलेक्शन पीरियड। पर्पस क्या है इसका, इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट द डेटर्स। Stating differently, debt collection period shows an average period for which the credit RFO remains outstanding, or average credit period
enjoyed by the trade receivables कि कितने टाइम आपको लगता है पैसा रिकवर कर ले। डेज है तो 365, मंथ्स है तो 12, वीक्स है तो आपको क्या बताया 52। कोई भी डाउट अभी तक? नो सर।